जयाजिका भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल इतिहास के स्रोत। चंदेल वंश का इतिहास मध्य भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका उदय 9वीं-10वीं शताब्दी में जयाजिका भुक्ति या आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। चंदेल इतिहास का पुनर्निर्माण अनेक प्रकार के स्रोतों, अभिलेखों, साहित्य, पुरातत्व, सिक्कों और विदेशी टिप्पणियों के गहन अध्ययन पर निर्भर करता है। इन स्रोतों की विविधता और विश्वसनीयता चंदेल राजनीति, कला, समाज और सांस्कृतिक उत्कर्ष की एक सटीक और विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत करती है। चंदेल इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आधार अभिलेखीय सामग्री है। चंदेल शासकों ने अनेक ताम्रपत्रों और शिलालेखों को जारी किया, जिनमें उनका वंश वृत्तांत, राजकीय उपलब्धियां, धर्मपरायणता, मंदिर निर्माण और दान प्रदान का वर्णन प्राप्त होता है। खजुराहो के अभिलेख, अज्जगढ़ तथा महुआ के शिलालेख और कालिंजर के लेख चंदेल राज्य की राजनीतिक स्थिरता और विस्तार के प्रमाण हैं। इनके अभिलेखों की भाषा मुख्यतः संस्कृत है और वे प्रशस्तिपरक शैली में लिखे गए हैं, जिससे चंदेलों की राजनैतिक आकांक्षाएं और धार्मिक विश्वास उजागर होते हैं। पुरातात्विक स्रोत, विशेषकर खजुराहो के मंदिर समूह, चंदेल संस्कृति और राजनीतिक शक्ति के सबसे उत्कृष्ट प्रमाण हैं। ये मंदिर न केवल शैव, वैष्णव और जैन धार्मिक परंपराओं के प्रतीक हैं, बल्कि चंदेल शासकों की कलात्मक रुचि, आर्थिक संपन्नता और स्थापत्य कौशल के भी साक्षी हैं। खजुराहो के मंदिरों की मूर्तिकला, उकेरन शैली, वास्तु संरचना और शैल उत्कीर्णन तत्कालीन समाज, कला और मानव जीवन की विविध स्थितियों का परिचय देते हैं। इसी प्रकार कालिंजर किला, महुआ दुर्ग, अज्जगढ़ फोर्ट्रेस और अन्य स्थल चंदेल शक्ति के सैन्य और भौगोलिक विस्तार का प्रमाण हैं। साहित्यिक स्रोत भी चंदेल इतिहास के मूल्यवान आधार हैं। संस्कृत कवियों द्वारा रचित प्रशस्तियां, चरितकाव्य तथा स्थानीय परंपराएं चंदेल शासकों के गुणों, युद्धों और धार्मिक संरक्षण का वर्णन करती हैं। बाद के काल में रचित विश्वसेन चरित तथा कुछ जैन ग्रंथों में चंदेल शासकों की प्रशंसा मिलती है। इन ग्रंथों में यद्यपि काव्यात्मक अतिरंजना है, फिर भी वे सामाजिक, धार्मिक संदर्भों और शासकों के व्यक्तित्व को समझने में सहायक होते हैं। चंदेल इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत है सिक्के और मुद्रा प्रमाण। चंदेल काल की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं तत्कालीन आर्थिक स्थिरता, व्यापार, धार्मिक प्रतीकों और राजकीय अधिकार के विस्तार को दर्शाती हैं। इन सिक्कों पर अंकित प्रतीक, त्रिशूल, नंदी, देवी देवताओं की मूर्तियां और राजकीय चिन्ह चंदेलों की धार्मिक, राजनीतिक पहचान का परिचय देते हैं। कुछ विदेशी यात्रियों और भूगोलविदों के वर्णन भी चंदेल युग को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं, यद्यपि उनका विवरण सीमित है। फिर भी उत्तर भारत के राजनीतिक परिवर्तनों का उल्लेख करने वाले अरब और फारसी वृत्तांत अप्रत्यक्ष रूप से चंदेल शक्ति के क्षेत्रीय प्रभुत्व की ओर संकेत करते हैं। स्थानीय जन परंपराएं, किंवदंतियां और लोक काव्य भी चंदेल इतिहास का अनौपचारिक परंतु महत्वपूर्ण स्रोत है। बुंदेलखंड के लोकगीतों और कथाओं में चंदेलों के पराक्रम, प्रेम, संघर्ष और मंदिर निर्माण की स्मृतियां जीवित हैं। ये लोक परंपराएं भले ही ऐतिहासिक तथ्य न हों, परंतु वे चंदेल संस्कृति और समाज में उनके स्थान को समझने में सहायक हैं। समग्रतः जयाजिका भुक्ति के चंदेल इतिहास के स्रोत, अभिलेख, पुरातत्व, मंदिर समूह, साहित्यिक प्रशस्तियां, मुद्राएं और लोक स्मृतियां मिलकर इस राजवंश की राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा और स्थापत्य कला का एक व्यापक और संरचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। यही स्रोत चंदेलों को मध्य भारत की एक शक्तिशाली, कला प्रेमी और सुसंगठित राजशक्ति के रूप में स्थापित करते हैं।
जयाजक भुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल, इतिहास के स्रोत। चंदेल वंश मध्य भारत की उन महत्वपूर्ण राजवंशीय शक्तियों में से एक है जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक जयाजक भुक्ति, आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र को राजनैतिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से समृद्ध बनाया। खजुराहो की भव्य मंदिर परंपरा, मजबूत दुर्ग केंद्रित शासन संगठन और कलात्मक अभिरुचि ने चंदेलों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रतिष्ठित अध्याय बनाया। इनके इतिहास के स्रोत विविध प्रकार के हैं: अभिलेख, साहित्य, पुरातात्विक अवशेष और विदेशी विवरण, जो चंदेल सत्ता के विकास, वंशावली, प्रशासनिक ढांचे और सांस्कृतिक उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। चंदेल इतिहास का सबसे प्रमुख स्रोत है अभिलेख सामग्री। चंदेलों ने अपने शासनकाल में अनेक ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्रशस्तिपरक अभिलेखों को निर्मित कराया। इन अभिलेखों में वंशावली, शासकों के उपाधियां, विजय अभियान, धार्मिक दान और प्रशासनिक संगठन का उल्लेख मिलता है। खजुराहो, महोबा, अज्जगढ़, कालिंजर और काकरमैथ के अभिलेख चंदेल इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। पाषाण अभिलेखों की भाषा मुख्यतः संस्कृत है और उनमें प्रयुक्त प्रशस्ति शैली राजाओं के वीरत्व, दानशीलता और धर्म परायणता का वर्णन करती है। चंदेलों के इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है साहित्यिक परंपरा। संस्कृत और प्राकृत साहित्य में चंदेल नरेशों का उल्लेख मिलता है। कालिंजर अज्जगढ़ क्षेत्र में रचित कई काव्य ग्रंथ और प्रशस्तियां चंदेलों की सांस्कृतिक रुचि का प्रमाण देती हैं। विद्वान पंडितों ने इनके शासनकाल में अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की और मंदिर लेखों में इन नरेशों के गुणों की प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य में भी चंदेलों का उल्लेख है, विशेषकर उन नरेशों का जिन्होंने जैन मठों और तीर्थंकों को संरक्षण दिया। चंदेल इतिहास का तीसरा आधार है पुरातात्विक साक्ष्य। खजुराहो के मंदिर चंदेलों के स्थापत्य कौशल और कलात्मक प्रतिभा का अनुपम उदाहरण हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी चंदेल वंश की पहचान बन गए। महोबा, कालिंजर, अज्जगढ़ और बांदा क्षेत्र के दुर्ग, मूर्तियां, प्रतिमाएं तथा मूर्तिकला परंपराएं चंदेलों की सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन मंदिरों की नक्काशी, श्रृंगारिक सौंदर्य और मूर्तिकला की सजीवता चंदेल युग की समृद्ध कलात्मक परंपरा को दर्शाती है। चंदेल इतिहास का चौथा स्रोत है अरब फारसी लेखकों का विवरण। यद्यपि उनके विवरण संक्षिप्त हैं, परंतु वे चंदेल राज्य की राजनीतिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। विशेषकर कालिंजर की सामरिक शक्ति का उल्लेख विदेशी इतिहासकारों ने किया है, जो यह प्रमाणित करता है कि चंदेल वंश मध्य भारत की एक प्रभावी क्षत्रिय शक्ति था। चंदेलों की उत्पत्ति और प्राचीन परंपराओं को समझने के लिए वंशावली परंपरा भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अधिकांश अभिलेख इन शासकों को चंद्रवंशीय क्षत्रिय बताते हैं। वंशावलियां उनके पुरखों, धार्मिक परंपराओं और वीर मूल्यों की जानकारी देती हैं। यद्यपि यह सामग्री प्रशस्तिपरक है, परंतु इससे राजनीतिक सामाजिक मानसिकता का पता चलता है। अंततः सिक्के, धातु प्रतिमाएं और मंदिरों की मूर्तिकला भी चंदेल इतिहास का विश्वसनीय आधार बनते हैं। चंदेलों की मुद्रा परंपरा कम अवश्य है, परंतु जहां उपलब्ध है, वहां से राज्य की अर्थव्यवस्था, धार्मिक प्रतीक और राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र का पता चलता है। समग्रतः जयाजक भुक्ति के चंदेलों के इतिहास के स्रोत विविध, समृद्ध और बहुआयामी हैं। प्रशस्तियों की भाषा से लेकर मंदिरों की मूर्तिकला तक, दुर्गों की संरचना से लेकर विदेशी यात्रियों के उल्लेख तक, ये सभी चंदेल युग को एक सशक्त, सांस्कृतिक रूप से जीवंत और राजनीतिक रूप से परिपक्व राजवंश के रूप में समझने में सहायता करते हैं।
जेजाक भुक्ति के चंदेल राजनीतिक इतिहास। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का चंदेल वंश मध्य भारत की उन राजपूत शक्तियों में था जिसने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक एक स्थिर, संगठित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राजसत्ता का निर्माण किया। इस वंश का राजनीतिक इतिहास एक ऐसी शक्ति का विकास क्रम प्रस्तुत करता है जिसने न केवल अपनी स्वतंत्रता को स्थापित किया बल्कि प्रतिहार, गहलोत, कालीचुरी और चालुक्य जैसी समकालीन शक्तियों के मध्य भी अपना विशिष्ट स्थान बनाया। चंदेलों का उदय, विस्तार और उत्कर्ष जेजाक भुक्ति को उत्तर भारत की प्रमुख राजनीतिक इकाइयों में परिवर्तित करता है। चंदेल सत्ता का प्रारंभिक निर्माण नन्नुक के समय से माना जाता है, जिसने 9वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिहारों के अधीन सामंती प्रभु के रूप में अपनी स्थिति स्थापित की। नन्नुक की राजनीतिक गतिविधियां सीमित थीं, परंतु यही वह काल है जब चंदेल वंश का आधार बना। इसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने बुंदेलखंड के अनेक छोटे छोटे गण राज्यों और जनजातीय शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेकर एक स्थिर राजसत्ता का रूप देना शुरू किया। राजनीतिक उभार का पहला बड़ा चरण जयशक्ति और विजयशक्ति के काल में दिखाई देता है। इन दोनों शासकों ने जेजाक भुक्ति क्षेत्र को एक संगठित इकाई में बदलने का प्रयास किया। इनका नियंत्रण केवल स्थानीय भूभाग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे कालीचुरियों और प्रतिहारों की आंतरिक दुर्बलताओं का लाभ उठाकर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने लगे। इसी समय चंदेलों ने पहली बार स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनानी शुरू की। चंदेल साम्राज्य का वास्तविक विस्तार और शक्ति स्थापना राहिल और धंग के शासन में हुई। इन्हीं शासकों के प्रयासों से चंदेल सत्ता उत्तर पूर्वी विदिशा, महोबा, कल्हार, बांदा और खजुराहो के विस्तृत क्षेत्रों तक फैल गई। धंग के काल को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसी समय चंदेलों ने प्रतिहार साम्राज्य की समाप्ति के बाद बने राजनीतिक शून्य का उपयोग किया और पूर्णतः स्वतंत्र शासन स्थापित किया। धंग ने स्वयं को केवल क्षेत्रीय स्वामी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र क्षत्रिय राजा के रूप में स्थापित किया। चंदेल साम्राज्य का सबसे बड़ा उत्कर्ष धंग के पुत्र धंग-वर्धक, धंग का उत्तराधिकारी और विशेषतः यशोवर्मन के शासन में हुआ। यशोवर्मन को चंदेल इतिहास का महानतम शासक माना जाता है। उसने विशाल सैन्य अभियानों द्वारा कालीचुरियों, गहड़वालों, परिहारों और चालुक्यों से संघर्ष किया और कई क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित किया। उसके विजय अभियान कन्नौज, कालिंजर और महोबा की दिशा में उल्लेखनीय हैं। यशोवर्मन की सैन्य क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण कालिंजर के दुर्ग का विस्तार है, जिसने चंदेल साम्राज्य की शक्ति का स्थायी प्रतीक बनाया। यशोवर्मन के बाद धंग-वर्धन, कीर्तिवर्मन और विद्याधर जैसे शासकों ने चंदेल साम्राज्य को स्थिर और शक्तिशाली बनाए रखा। विद्याधर के शासन में चंदेल साम्राज्य का सामना महमूद गजनवी से हुआ। गजनवी ने कालिंजर पर चढ़ाई की, परंतु विद्याधर ने उससे वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया। इस प्रतिरोध को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चंदेल शक्ति की स्वाभिमानी सैन्य क्षमता का अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। विद्याधर के बाद चंदेल सत्ता ने कर्णदेव, मदनवर्मन और कीर्तिवर्मन द्वितीय के काल में भी अपना स्थायित्व बनाए रखा। इस काल में राज्य की सीमाएं स्थिर तो रहीं, परंतु कालीचुरी और गहड़वाल आक्रमणों से संघर्ष बढ़ता गया। इसके बावजूद चंदेल सत्ता आंतरिक रूप से मजबूत रही। खजुराहो और महोबा जैसे नगर समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से उन्नत और राजनीतिक रूप से सक्रिय बने रहे। चंदेल साम्राज्य का अंतिम प्रमुख उत्कर्ष परमाल देव, परमाल के समय तक बना रहा। परमाल का शासन आंतरिक कलह और बाहरी संघर्षों से घिरा रहा। उसके विरुद्ध उदित होने वाले महोबे के वीर अल्लाह उदल की परंपरा इसी अवस्था की स्मृति है। इसी समय चंदेल चौहान संघर्ष तेज हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शक्ति पर राजनीतिक दबाव बनाना शुरू किया।
परमाल का शासन चंदेल इतिहास के पतन का प्रारंभिक बिंदु बन गया। समग्रतः चंदेलों का राजनीतिक इतिहास उभार, विस्तार, उत्कर्ष और संघर्ष का अद्वितीय उदाहरण है। उनकी शक्ति प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद उभरी, अनेक राजपूत और कालीचुरी शक्तियों से टकराई, परंतु खजुराहो, कालिंजर और महोबा जैसे केंद्रों पर आधारित उनका शासन सदियों तक स्थिर रहा। खजुराहो की सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां, दुर्ग निर्माण और सैन्य संगठन चंदेल साम्राज्य की राजनीतिक परिपक्वता का साक्ष्य हैं। चंदेल शासक हर्षकाल 1060 से 1100 ई। चंदेल शासक हर्षकाल 1060 से 1100 ई। चंदेल वंश के इतिहास में हर्ष वह शासक है जिसने मध्यमकालीन चंदेल सत्ता को पुनः सुदृढ़ करने का प्रयास किया और खजुराहो, महुवा, कलंजर केंद्रित राज्य को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। धंग, विद्याधर और कीर्तिवर्मन के पश्चात चंदेल साम्राज्य का विशाल सैन्य राजनीतिक प्रभाव कुछ हद तक कमजोर पड़ गया था, परंतु हर्ष ने परंपरागत चंदेल शक्ति को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। उसका शासन गोंड, कलिंग, कन्नौज, बुंदेलखंड की समस्त राजनीतिक परिस्थितियों के बीच चंदेल राज्य को स्थिरता, पुनर्गठन और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला काल था। हर्ष का शासनकाल उस समय के राजनीतिक दबावों से ग्रस्त था। पश्चिम में प्रतिहारों का अंत हो चुका था, उत्तर में कन्नौज की गहड़वाल शक्ति उभर रही थी, पूर्व से पालों का प्रभाव कम होने लगा था और दक्षिण से चालुक्यों का दबाव बदलते शक्ति संतुलन का संकेत दे रहा था। ऐसे संक्रमण काल में हर्ष ने अपने राज्य की मौलिक रक्षा क्षमता को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया। कलंजर, जो चंदेल रक्षा रणनीति का प्रमुख केंद्र था, उसके शासन में और अधिक सुरक्षित तथा सैन्य दृष्टया महत्वपूर्ण बन गया। हर्ष के शासन का महत्वपूर्ण पक्ष उसकी सैन्य सजगता थी। उसने कलंजर और महोबा क्षेत्र के किलों, दुर्गों और प्रहरी व्यवस्था को विकसित किया। यह वही काल है जब उत्तर भारत की सीमाओं पर तुर्क अफगान शक्ति का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। हर्ष ने इस संभावित खतरे को समझते हुए अपने राज्य की दक्षिण पश्चिम दिशा में रक्षा प्रबंधों को अधिक सावधानी से व्यवस्थित किया। इस प्रकार हर्ष चंदेल साम्राज्य के उन शासकों में से एक है जिन्होंने राज्य की राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था को समयानुकूल रूप दिया। धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से हर्ष का शासन चंदेल परंपरा का संरक्षक है। खजुराहो की कई मूर्तिकला परंपराएं और मंदिर केंद्र उसी काल में संरक्षण प्राप्त करती रहीं। यद्यपि हर्ष किसी बड़े मंदिर निर्माण के लिए बोझिल प्रसिद्धि नहीं रखता, परंतु उसने ब्राह्मणों, सिद्ध, तपस्वियों और तीर्थ क्षेत्रों को भूमि दान और सहायता प्रदान की। चंदेल राज्य की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा मुख्यतः खजुराहो के मंदिरों, कलंजर की कला परंपरा और महुआ बुंदेलखंड की मूर्तिकला पर आधारित थी। हर्ष ने इन सभी को अपने शासन में संरक्षित रखा। हर्ष के शासन की आर्थिक परिस्थिति भी स्थिर थी। केन, धसान, बेतवा नदी घाटी की कृषि उत्पादकता, वन संपदा और खनिज स्रोतों ने चंदेल राज्य को आवश्यक राजस्व प्रदान किया। इस आर्थिक आधार ने हर्ष को प्रशासन, सेना और कला संरक्षण में स्थिरता प्रदान की। उसकी राजनीतिक व्यवस्था में कई सामंती प्रमुख, ठाकुर, भोगिक, गहपति कार्यरत थे, जिनकी निष्ठा और सहयोग राज्य की स्थिरता की कुंजी थी। हर्ष ने सामंतों को भूमि दान, उपाधि और अधिकार देकर उन्हें राज्य प्रशासन में शामिल रखा। हर्ष का महत्व इसलिए भी है कि वह चंदेल सत्ता की उस मध्यावधि का प्रतिनिधि है जब न राज्य अत्यधिक शक्तिशाली था और न पूरी तरह पतन की स्थिति में था। वह राज्य को स्थिर रूप से बनाए रखने वाला शासक था। उसके राजनीतिक उत्तराधिकारियों
जैसे कीर्तिवर्मन द्वितीय और मदन वर्मा, ने बाद में इसी आधार पर राज्य को आगे बढ़ाया। समग्रता हर्ष का शासन चंदेल इतिहास में पुनर्संगठन और स्थिरता का युग है, एक ऐसा समय जब सैन्य सजगता, धार्मिक संरक्षण और प्रशासनिक संगठन के आधार पर चंदेल सत्ता ने स्वयं को बदलते राजनीतिक माहौल में जीवित रखा। यशोवर्मन। चंदेल वंश के इतिहास में यशोवर्मन वह शासक है जिसने जेजाक भुक्ति, आधुनिक बुंदेलखंड, को एक क्षेत्रीय सत्ता से उठाकर उत्तर भारत की सामरिक राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसका शासन 7वीं शताब्दी के अंत और 8वीं शताब्दी के आरंभ का माना जाता है, और यही वह काल है जिसमें चंदेल वंश का प्रारंभिक उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यशोवर्मन को चंदेल वंश का पहला महान नरेश माना गया है, जिसने बुंदेलखंड की राजनीतिक क्षमता को पहचाना और उसे सत्ता, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के माध्यम से सुदृढ़ किया। यशोवर्मन का राजनीतिक पर्यावरण अत्यंत जटिल था। इस समय उत्तर भारत में कान्यकुब्ज, कन्नौज की सत्ता सिंहासन संग्राम से कमजोर पड़ रही थी। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इन 3 नरेशों ने कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष छेड़ा हुआ था। यशोवर्मन इसी अस्थिर परिस्थिति में उभरकर सामने आया और उसने अपनी शक्ति को किसी बड़े साम्राज्य के समर्थन पर आधारित करने के बजाय स्वतंत्र राजनीतिक नीति अपनाई। इसी नीति ने उसे चंदेल शक्ति का वास्तविक संस्थापक और बुंदेलखंड की क्षेत्रीय राजनीति का निर्णायक निर्माता बनाया। यशोवर्मन का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था कन्नौज पर उसका आक्रमण और वहां की सत्ता पर प्रभाव स्थापित करना। यद्यपि कन्नौज पर उसका स्थायी अधिकार नहीं रहा, परंतु इस अभियान ने उसे पूरे उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रमुख योद्धा नरेश की प्रतिष्ठा प्रदान की। इस विजय का उल्लेख उसके दरबारी कवि वाकपति के महाकाव्य गौड़वाहो में मिलता है, जहां यशोवर्मन की वीरता और विजय का काव्यात्मक चित्रण किया गया है। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि यशोवर्मन एक ऐसा शासक था जिसने बुंदेलखंड से बाहर निकलकर कन्नौज जैसे महान राजनीतिक केंद्र की ओर अपनी शक्ति का विस्तार किया। यशोवर्मन ने न केवल कन्नौज, बल्कि गौड़, बंगाल दिशा और मालवा की ओर भी अभियान किए। अनेक विद्वानों के अनुसार उसने गौड़ राज्य पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति का व्यापक प्रदर्शन किया। यद्यपि इन विजयों का नियंत्रण स्थायी स्वरूप में नहीं रहा, परंतु इनसे चंदेल सैन्य क्षमता का क्षेत्रीय स्तर पर उत्कर्ष सिद्ध होता है। इस अवधि में बुंदेलखंड की राजनीतिक प्रतिष्ठा तीव्र गति से बढ़ी और वह उत्तर भारत की शक्ति व्यवस्था में एक उभरता हुआ केंद्र बन गया। यशोवर्मन के काल में बुंदेलखंड की सैन्य शक्ति पूरी तरह संगठित हो चुकी थी। आसपास की जनजातियां, सामंती क्षत्रिय कुल और किले केंद्रित बस्तियां उसके अधीन व्यवस्थित की गईं। किले, नगर और व्यापारिक मार्ग उसके सैन्य प्रशासनिक ढांचे का आधार बने। यह वही भूगोल है जो आगे चलकर खजुराहो, अज्जगढ़ और कालिंजर जैसे दुर्ग केंद्रों के कारण चंदेल सत्ता का आधार बना। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यशोवर्मन अत्यंत महत्वपूर्ण शासक था। उसने शैव वैष्णव परंपरा का संरक्षण किया और अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। चंदेल कला की प्रारंभिक नींव इसी काल में पड़ी, जो बाद में धंग, किरण, विद्याधर और अन्य चंदेल शासकों के समय अपने पूर्ण उत्कर्ष तक पहुंची। यशोवर्मन का संरक्षण केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह कला, संगीत और साहित्य का भी संरक्षक था। वाकपति जैसा महान कवि उसके दरबार में था, जो चंदेल दरबार की सांस्कृतिक गुणवत्ता का प्रमाण है। यशोवर्मन की महत्ता इस तथ्य में निहित है कि उसने बुंदेलखंड को राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक चारों स्तरों पर एक सशक्त राज सत्ता में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया।
उसके बाद आने वाले चंदेल शासकों जैसे जयशक्ति, कीर्तिवर्मन, धंग, विद्याधर और आगे चलकर धंग विद्याधर गण ने इसी आधार पर खजुराहो के मंदिर समूह, विशाल किले और समृद्ध शासन व्यवस्था का निर्माण किया। समग्रतः यशोवर्मन का शासन चंदेल वंश के आत्मविश्वासी उदय का प्रतीक है, एक ऐसा काल जिसमें यह वंश एक स्थानीय शक्ति से उठकर उत्तर भारत की व्यापक राजनीति का प्रभावशाली केंद्र बन गया। यशोवर्मन की उपलब्धियां न केवल चंदेल इतिहास की नींव हैं, बल्कि वे मध्यकालीन उत्तर भारत की क्षेत्रीय राजनीति के विकास को भी समझाती हैं। धंग काल 950-1002 चंदेल वंश के इतिहास में धंग, जिन्हें अभिलेखों में धंगा, धंग और कहीं कहीं विद्याधर के रूप में अभिहित किया गया है, वह शासक है जिसने जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड को एक प्रभावशाली, सामर्थ्यवान और स्थिर राजसत्ता के रूप में संगठित किया। धंग का शासन चंदेल शक्ति के पहले महान उत्कर्ष का द्योतक है, एक ऐसा समय जब जेजाक भुक्ति केवल एक क्षेत्रीय रियासत नहीं रही, बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में एक दृढ़ पहचान बनाने लगी। धंग यशोवर्मन के पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक परंपराओं, सैन्य मूल्यों और सांस्कृतिक संरक्षण को अधिक संगठित रूप में आगे बढ़ाया। यशोवर्मन ने जेजाक भुक्ति के राजनीतिक आधार का विस्तार किया था और धंग ने इसी आधार को स्थिर, शक्तिशाली और संरचनात्मक रूप से अधिक परिपक्व बनाया। धंग का शासन वह काल है जब चंदेल शक्ति प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाली नई राजपूत राजनीति के केंद्र में दिखाई देने लगती है। धंग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था राजनीतिक स्वायत्तता का स्थिरीकरण। प्रतिहार शक्ति अब समाप्त प्राय थी और उत्तर भारत में कोई एक केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। इस राजनीतिक स्थिति ने चंदेल शासकों को स्वतंत्रता और विस्तार के अवसर दिए। धंग ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और प्रतिहारों से व्यावहारिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। उसका शासन जेजाक भुक्ति की स्वाधीनता और आत्मनिर्भर राजसत्ता के पूर्ण उभार का प्रतीक है। धंग की सैन्य भूमिका और उपलब्धियां भी उल्लेखनीय हैं। उसने बुंदेलखंड के आंतरिक क्षेत्रों को सुरक्षित रखा। खजुराहो, महोबा, कालिंजर, अज्जगढ़, अटारसी और आसपास के दुर्ग उसके नियंत्रण में सुदृढ़ थे। कालिंजर उसका सबसे प्रमुख सैन्य राजनीतिक गढ़ था, जिसे बाद की परंपरा अजय किला के रूप में स्मरण करती है। उसने न केवल रक्षा दुर्गों को मजबूत किया, बल्कि सीमांत क्षेत्रों पर भी सैन्य गतिविधियां संचालित की। उसकी प्रशस्तियों में उसे दूर दूर तक अपने शत्रुओं को पराजित करने वाला महान क्षत्रिय कहा गया है। धंग का काल चंदेल संस्कृति और स्थापत्य के आरंभिक विकास का समय भी है। यद्यपि खजुराहो की महान कला का चरम उसके उत्तराधिकारियों, धंग के पुत्र गण और पौत्र विद्याधर के काल में देखने को मिलता है, परंतु धंग के शासन में इन सांस्कृतिक गतिविधियों की नींव रखी गई। मंदिर निर्माण की परंपरा, शैल मूर्ति कला का संरक्षण और स्थानीय शैव वैष्णव मंदिरों को दान अनुदान, ये सभी धंग की सांस्कृतिक नीति के तत्व थे। इससे चंदेल वंश की धार्मिक, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा और अधिक मजबूत हुई। धंग के शासन की एक अहम विशेषता थी उसका आर्थिक संगठन। बुंदेलखंड का भू स्वभाव, उपजाऊ मैदान, घने वन, नदी घाटियां और खनिज संपदा राज्य की आय के लिए अत्यंत सहायक था। धंग ने इन आर्थिक संसाधनों का कुशल प्रशासन किया। राज्य की आय का बड़ा भाग कृषि, व्यापार, वनों और खनिजों से आता था। आर्थिक स्थिरता के कारण ही चंदेलों की सैन्य शक्ति और स्थापत्य कला को निरंतर पोषण मिलता रहा। धंग के समय में जेजाक भुक्ति न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध रही, बल्कि प्रशासनिक संगठन भी विकसित हुआ। स्थानीय सामंतों की निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए उसने भूमि दान,
उपाधियां और पदाधिकारी व्यवस्था का प्रयोग किया, परंतु केंद्रीय अधिकार को कमजोर नहीं होने दिया। यही प्रशासनिक व्यवस्था आगे चलकर चंदेल साम्राज्य की स्थिरता का आधार बनी। धंग का शासन चंदेल इतिहास का वह चरण है जहां राज्य की राजनीतिक पहचान स्पष्ट होती है, उसकी सैन्य शक्ति स्थिर होती है और उसकी सांस्कृतिक परंपरा आकार ग्रहण करती है। उसके बाद आने वाले शासकों, विशेषतः गंड और विद्याधर, ने इसी आधार पर चंदेल साम्राज्य को उत्तर भारत की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक शक्तियों में परिवर्तित कर दिया। समग्रतः धंग का शासन जेजागभुक्ति चंदेल वंश की स्वाधीनता, सत्ता सुदृढ़ीकरण, सांस्कृतिक उभार और सैन्य संगठन का वह सुदृढ़ चरण है जिसने बुंदेलखंड के इतिहास को स्थायी रूप से बदल दिया। गौंड। चंदेल वंश के इतिहास में गौंड वह शासक है जो धंग के बाद सत्ता संभालने वाली मध्य पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। उसका शासनकाल 9वीं-10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से जुड़ा माना जाता है और वह बुंदेलखंड की राजनीतिक स्थिरता एवं चंदेल साम्राज्य के क्रमिक विस्तार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। उसके नाम के रूप गौंड, गुंड, गुंडा, गंड अभिलेखीय और साहित्यिक परंपराओं में भिन्न भिन्न रूप से मिलते हैं, परंतु इतिहासकार उसे स्पष्ट रूप से धंग का उत्तराधिकारी मानते हैं। गौंड का शासन उस समय आरंभ हुआ जब चंदेल राज्य अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित कर चुका था, परंतु अभी वह अपने पूर्ण उत्कर्ष पर नहीं पहुंचा था। धंग ने चंदेल शासन को एक सुदृढ़ राजनीतिक केंद्र बनाया था और कालांजरा, अज्जगढ़ तथा बुंदेलखंड महोबा क्षेत्र में स्थिरता स्थापित की थी। गौंड ने इसी संगठित आधार पर सत्ता संभाली और राज्य की आंतरिक संरचना को बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया। यद्यपि उसका काल बड़े अभियानों और विस्तृत युद्धों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, परंतु उसका शासन स्थिरता, संगठन और प्रशासनिक मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अभिलेखीय साक्ष्य बताते हैं कि गौंड के काल में चंदेलों का प्रभाव प्रदेश की सीमाओं में अविचलित रूप से बना रहा। उसने अपने पिता की तरह कालांजरा और महोबा के दुर्गों को मजबूत किया और बुंदेलखंड के उन सामरिक स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखा जो चंदेल सत्ता की रीढ़ थे। यह वह समय था जब उत्तर भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियां प्रतिहारों के पतन के बाद उभर रही थी। गौंड ने इस राजनीतिक परिवर्तन के दौर में चंदेल सत्ता को किसी भी बाहरी दबाव से सुरक्षित रखा। गौंड के शासन का एक विशेष पहलू था उसका प्रशासनिक संतुलन। उसने स्थानीय जागीरदारों और सामंतों को नियंत्रण में रखा, भूमि व्यवस्था को स्थिर किया और राजस्व प्रणाली को सुचारू रखा। चंदेल राज्य का सामाजिक ढांचा सामंतों पर आधारित था और गौंड ने इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार के विद्रोह या अस्थिरता को उभरने नहीं दिया। इससे चंदेल सत्ता को वह स्थायी आधार मिला जिस पर आगे चलकर धंग के उत्तरवर्ती राजा, विशेषतः कर्णदेव और विद्याधर, महान योद्धा, राजनीतिक विस्तार कर सके। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गौंड का शासन महत्वपूर्ण है। चंदेल वंश आरंभ से ही शैव सिद्धांत, तांत्रिक शैव मत और वैष्णव परंपरा का संरक्षक रहा था। गौंड ने मंदिरों, मठों और पुरोहितों को दान अनुदान प्रदान किए। यही संरक्षण बाद में शानदार नगरीय कला और वास्तुकला, विशेषकर खजुराहो के विशाल मंदिर समूह के विकास की पृष्ठभूमि बना। गौंड के काल को इस सांस्कृतिक परिवर्तन का संक्रमण काल माना जाता है। गौंड की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूमिका यह है कि उसने चंदेल शक्ति को स्थिरता, सुरक्षा और राजनीतिक निरंतरता प्रदान की। वह एक ऐसा शासक था जिसने न तो अत्यधिक युद्ध किए और न ही नए प्रदेश जीते, परंतु उसने चंदेल शक्ति के क्षेत्रीय गठन को अटूट और स्थिर रखा। उसके बाद चंदेल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ा,
विद्याधर और कर्णदेव जैसे महाशक्तिशाली नरेश इसी स्थिरता की पृष्ठभूमि पर उभर सके। समग्रता गौड़ का शासन शांति, प्रशासनिक सुदृढ़ता और राजनीतिक निरंतरता का समय था, एक ऐसा समय जिसने चंदेल वंश को अपने महा उत्कर्ष के लिए तैयार किया और उसे उत्तर भारत की प्रमुख राजपूत शक्तियों में सदैव के लिए स्थान दिया। विद्याधर काल 1003 से 1035। चंदेल वंश के इतिहास में विद्याधर वह शासक है जिसने इस वंश को उसकी सर्वाधिक राजनीतिक, सैन्य प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक वैभव और क्षेत्रीय प्रभुत्व प्रदान किया। वह धंग विद्याधर के उत्तराधिकारी थे और उनके साम्राज्य का केंद्र बुंदेलखंड, महोबा, खजुराहो, कालिंजर और नर्मदा के मध्यवर्ती क्षेत्र थे। विद्याधर का शासन चंदेल इतिहास के स्वर्णिम अध्याय के रूप में स्मरण किया जाता है, विशेषतः महमूद गजनवी से संघर्ष, कालिंजर की रक्षा और साम्राज्य के विस्तार के कारण। विद्याधर का शासन ऐसे समय में आरंभ हुआ जब उत्तरी भारत में इस्लामी आक्रमणों की तीव्रता बढ़ रही थी। महमूद गजनवी बार बार उत्तर भारत में लूट और तबाही मचा रहा था, किंतु विद्याधर वह शासक था जिसने चंदेल शक्ति को निरंतर उन्नति मार्ग पर रखा और गजनवी की आक्रामकता के समक्ष प्रतिरोध की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत की। विद्याधर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कालिंजर और बुंदेलखंड की रक्षा। कालिंजर का दुर्ग उस समय भारत के सबसे भयंकर और अभेद्य किलों में से एक था और विद्याधर ने इसे अपनी सैन्य रणनीति का मुख्य केंद्र बनाया। जब महमूद गजनवी 1019 और पुनः 1022 में मध्य भारत की ओर बढ़ा, तब विद्याधर ने संगठित सेना और रणनीति के साथ उसका सामना किया। 1022 के अभियान में महमूद गजनवी ने कालिंजर को घेरने का प्रयास किया, परंतु वह दीर्घकालिक घेरा तोड़ने और निर्णायक विजय प्राप्त करने में विफल रहा। अंततः उसे समझौते के साथ वापस लौटना पड़ा। यह घटना विद्याधर की राजनीतिक सूझबूझ, सैन्य दक्षता और चंदेल शक्ति की मजबूती का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विद्याधर ने न केवल बाहरी आक्रमणों का प्रतिरोध किया, बल्कि अपने साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार भी जारी रखा। बुंदेलखंड, महोबा, खजुराहो और कालिंजर के आसपास के क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण दृढ़ था। उसने आश्रित जनजातियों, स्थानीय प्रमुखों और प्रतिद्वंद्वी राजपूत कुलों को अपने अधीन रखा। चंदेल सत्ता का प्रभाव नर्मदा घाटी तक पहुंच गया, जिससे स्पष्ट है कि विद्याधर एक सक्रिय और दूरदर्शी विस्तारवादी शासक था। इसके अतिरिक्त विद्याधर का शासन आंतरिक संगठन और प्रशासनिक कौशल का भी उदाहरण है। उसने राज्य की सामंती संरचना को संतुलित रखा और कर प्रणाली, भूमि प्रशासन तथा सैनिक अनुशासन को सुव्यवस्थित किया। उसकी शासन शैली चंदेल राजनीतिक परंपरा को एक परिपक्व रूप देती है। विद्याधर का समय चंदेलों की सांस्कृतिक उन्नति का भी चरम है। खजुराहो में मंदिर निर्माण की महान परंपरा इसी युग में विकसित हुई। यद्यपि अधिकांश मंदिर यशोवर्मन और धंग के काल से आरंभ हुए थे, परंतु विद्याधर ने इस निर्माण धारा को अत्यंत भव्यता प्रदान की। खजुराहो के कई देवालय, विशेषतः कंदारिया महादेव, चंदेल कला की व्यापकता और आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाते हैं। विद्याधर की मृत्यु के साथ चंदेल साम्राज्य का स्वर्णकाल समाप्त नहीं हुआ, परंतु उसके बाद उतनी विशाल सैन्य राजनीतिक चमक दोबारा नहीं दिखाई दी। इसलिए विद्याधर को चंदेलों का सर्वाधिक तेजस्वी और वीर यादव कुलभूषण माना जाता है, एक ऐसा शासक जिसने मध्य भारत को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखा और साम्राज्य को सांस्कृतिक सैन्य शिखर पर पहुंचाया। समग्रतः विद्याधर का शासन चंदेल इतिहास की चरम अवस्था का सूचक है, जहां राजनीति, सैन्य शक्ति, कलात्मक संरचना और सांस्कृतिक समृद्धि सभी एकत्रित होकर मध्यकालीन भारत का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
चंदेल सत्ता का ह्रास एवं पतन। कीर्तिवर्मन काल 1060 से 1100 ई। चंदेल साम्राज्य के इतिहास में कीर्तिवर्मन का शासन वह निर्णायक चरण है जहां चंदेल शक्ति अपने उत्कर्ष काल से उतरकर धीरे धीरे ह्रास की ओर बढ़ती दिखाई देती है। धंग, विद्याधर और यशोवर्मन जैसे महान शासकों ने चंदेल साम्राज्य को सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, परंतु 11वीं शताब्दी के मध्य के बाद राजनीतिक परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन होने लगा। कीर्तिवर्मन का शासन उसी परिवर्तनशील युग का प्रतिनिधित्व करता है जहां चंदेल सत्ता को बाहरी आक्रमणों, आंतरिक अस्थिरता और क्षेत्रीय राजपूत शक्तियों के उभार तीनों से जूझना पड़ा। कीर्तिवर्मन के समय चंदेलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर भारत में नई शक्ति व्यवस्था का उदय। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य समाप्त हो चुका था, परंतु उसके स्थान पर कोई केंद्रीकृत सत्ता स्थापित नहीं हो सकी थी। इस राजनीतिक रिक्तता ने राजपूत कुलों कलचुरी, कच्छवाहा, गहलोत, परमार को अवसर प्रदान किया। चंदेल सत्ता, जो कभी बुंदेलखंड से कन्नौज तक प्रभाव रखती थी, अब इन उभरती शक्तियों से प्रतिस्पर्धा में थी। कीर्तिवर्मन के शासन की सबसे गंभीर चुनौती थी कलचुरी शक्ति की आक्रामकता। कलचुरी राजा लक्ष्मीकन और उसके उत्तराधिकारी लगातार महोबा, बांदा और कलिंजर क्षेत्र में सक्रिय रहे। विद्याधर के काल में कलचुरियों को पराजय मिली थी, परंतु कीर्तिवर्मन की कमजोर सैन्य स्थिति के कारण वे पुनः सक्रिय हो गए। अनेक युद्धों में चंदेलों को रक्षा स्थिति में रहना पड़ा और इस संघर्ष ने चंदेल सैन्य शक्ति को थका दिया। दूसरी ओर पश्चिम दिशा में परमारों के साथ भी क्षेत्रीय तनाव बना रहा। यद्यपि यह संघर्ष बड़ा नहीं था, परंतु इससे चंदेल सत्ता की बाहरी दिशाओं में सक्रियता कम हो गई और सामरिक ऊर्जा बंट गई। चंदेल सत्ता के ह्रास का तीसरा प्रमुख कारण था आंतरिक सामंती असंतोष। चंदेल राज्य का प्रशासन सामंती ढांचे पर आधारित था। विद्याधर के समय यह ढांचा सुव्यवस्थित था, परंतु कीर्तिवर्मन के काल में सामंत अधिक शक्तिशाली होने लगे। राज्य केंद्र की कमजोरी का लाभ उठाकर स्थानीय सामंत कई स्थानों पर स्वतंत्र सा व्यवहार करने लगे। इससे न केवल प्रशासनिक एकता कमजोर हुई, बल्कि राजस्व संग्रह और सैन्य तैयारियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चंदेलों का सांस्कृतिक संरक्षण कीर्तिवर्मन के समय जारी अवश्य रहा, परंतु वह पूर्ववत वैभवशाली नहीं था। खजुराहो और महोबा के मंदिरों का निर्माण अब कम हो गया था और राजकीय संरक्षण का दायरा सीमित होने लगा। यह सांस्कृतिक मंदी चंदेल आर्थिक पतन का संकेत थी। संसाधनों की कमी और युद्धों में क्षति ने चंदेल सांस्कृतिक धरोहर की गति को धीमा कर दिया। कीर्तिवर्मन के शासनकाल का सबसे निर्णायक संकेत था राजनीतिक सिमटाव। विद्याधर के समय जो चंदेल साम्राज्य बुंदेलखंड, महोबा, कालिंजर, बांदा और कन्नौज क्षेत्र तक विस्तृत था, वह कीर्तिवर्मन के शासन में मुख्यतः खजुराहो, महोबा, कालिंजर की सीमित पट्टी तक आकर रह गया। कन्नौज पर तो पहले ही अन्य शक्तियों का नियंत्रण था और बुंदेलखंड के कई क्षेत्र सामंतों या बाहरी राजपूत कुलों के प्रभाव में चले गए। यद्यपि कीर्तिवर्मन एक दुर्बल शासक नहीं था, परंतु वह परिस्थितियों की कठिनाई से जूझता हुआ दिखाई देता है। उसने राज्य को बचाए रखने का प्रयास किया, किलों को सुरक्षित रखने की नीति अपनाई और सीमाओं पर सेना नियुक्त की, परंतु संसाधनों की कमी, सामंती असंतोष, बाहरी दबाव और राजनीतिक परिस्थितियों की जटिलता उसकी नीतियों पर भारी पड़ी। कीर्तिवर्मन के बाद चंदेल सत्ता संभालने वाले नरेशों के पास वैसा संसाधन आधार नहीं था जो उन्हें पुनरुत्थान की दिशा में ले जाता। धीरे धीरे राजवंश राजनीतिक रूप से अप्रभावी होता चला गया और 12वीं-13वीं शताब्दी में दिल्ली की तुर्क शक्ति ने बुंदेलखंड पर दबाव बनाना आरंभ कर दिया। यह वही काल है जहां चंदेल इतिहास अपने अवसान की ओर बढ़ता है।
समग्रतः कीर्तिवर्मन का शासन चंदेल साम्राज्य के इतिहास में ह्रास, सिमटाव और राजनीतिक अनिश्चितता का प्रतिनिधि है। एक ऐसा समय जहां चंदेल साम्राज्य बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से धीरे धीरे अपनी शक्ति खोता गया और अंततः मध्य भारत की प्रमुख शक्ति से एक क्षेत्रीय राजवंश में परिवर्तित हो गया। मदन वर्मा काल 1128 से 1165। चंदेल साम्राज्य के इतिहास में मदन वर्मा वह शासक है जिसने 11वीं-12वीं शताब्दी के संक्रमण काल में चंदेल सत्ता को पुनर्संगठित करने, उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने और बाहरी चुनौतियों के सामने राज्य को स्थिर रखने का प्रयास किया। कर्णदेव और कीर्तिवर्मा के पश्चात चंदेल शक्ति कई आंतरिक संकटों और निरंतर युद्धों से कमजोर हुई थी, परंतु मदन वर्मा ने इस कमजोर राजनीतिक ढांचे को न केवल संभाला बल्कि कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय सैन्य सफलता भी प्राप्त की। उसका शासन चंदेल इतिहास का वह चरण है जहां राजनैतिक दृढ़ता, कूटनीतिक संतुलन और सीमित पुनरुत्थान तीनों तत्व दिखाई देते हैं। मदन वर्मा के काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उसका कालीचंद कुंदो मालवा क्षेत्र में प्रतिहार परमार संघर्षों का सफल सामना करना। परमारों के साथ उसका संघर्ष विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें उसने मालवा के परमालादित्य पर विजय प्राप्त की। यह विजय चंदेलों के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह उस समय की क्षेत्रीय राजनीति में उनके फिर से उभरने का संकेत देती है। बिल्हण के विक्रमांक देव चरित तथा स्थानीय प्रशस्तियां मदन वर्मा की इसी विजय की चर्चा करती है। मदन वर्मा के शासनकाल में कन्नौज, बुंदेलखंड और दामोदर यमुना क्षेत्र चंदेलों के प्रभाव क्षेत्र में दृढ़ता से बने रहे। गोंड राज्यों और स्थानीय सरदारों के विरुद्ध उसके अभियान सफल रहे, जिसने आंतरिक स्थिरता प्रदान की। उसकी नीति आक्रामक विस्तार की नहीं, बल्कि स्थिरता, सुरक्षा और प्रतिष्ठा रक्षा की थी। मदन वर्मा का शासनकाल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। उसने खजुराहो और महोबा की मंदिर परंपरा को संरक्षण दिया, ब्राह्मणों और विद्वानों को दान प्रदान किया और चंदेल कला संरक्षण की परंपरा को जारी रखा। यद्यपि खजुराहो की सर्वश्रेष्ठ कला उससे पूर्व पूर्ण हो चुकी थी, परंतु मदन वर्मा के समय मंदिर संस्कृति का संरक्षण अब भी जारी था। उसके शासनकाल का आर्थिक आधार सामान्यतः स्थिर रहा। बुंदेलखंड के कृषि उत्पाद, खनिज और व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण राज्य को आवश्यक संसाधन प्रदान करता था। इसी आर्थिक स्थिरता के कारण वह सैन्य, प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों को बनाए रखने में सफल रहा। मदन वर्मा की विशेषता यह है कि उसने चंदेल सत्ता को एक ऐसे समय में सहारा दिया जब उत्तर और पश्चिम से तुर्क आक्रमणों के खतरे बढ़ रहे थे। यद्यपि उसके काल में चंदेलों पर कोई बड़ा मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, परंतु उसने राज्य को आगामी चुनौतियों के लिए पर्याप्त रूप से तैयार रखा। इसके पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के समय, विशेषतः परमाल देव, चंदेल सत्ता को गंभीर आक्रमणों और आंतरिक संकटों का सामना करना पड़ा, जिससे अंततः पतन की शुरुआत हुई। समग्रतः मदन वर्मा का शासन चंदेल इतिहास का स्थिरता, पुनरुत्थान और प्रतिष्ठा रक्षा का महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां सैन्य सावधानी, कूटनीतिक दूरदर्शिता और सांस्कृतिक संरक्षण एक साथ चलते दिखाई देते हैं। यदि उसके प्रयास न होते तो चंदेल सत्ता की कमजोरी और अधिक तेजी से सामने आती। परमालदेव काल 1165 से 1203 ई। चंदेल वंश के इतिहास में परमालदेव अंतिम शक्तिशाली किंतु राजनीतिक रूप से दुर्बल स्थितियों में शासन करने वाला शासक था। उसके काल में चंदेल साम्राज्य अपनी पुरानी प्रतिष्ठा और सैन्य शक्ति को खो चुका था। भू राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी थी। उत्तर भारत में गोरी गुलाम शक्ति उभर रही थी। कन्नौज और बुंदेलखंड क्षेत्र में राजपूत गृह स्पर्धाएं चल रही थी और चंदेलों की आंतरिक एकता भी डगमगाने लगी थी।
परमाल का शासन चंदेल शक्ति के ह्रास, संघर्ष और अंतिम पतन का निर्णायक अध्याय है। परमालदेव की सत्ता ऐसे समय में स्थापित हुई जब उसके पूर्ववर्ती, विशेषतः कर्ण, जयवर्मन और कीर्तिवर्मा, चंदेल साम्राज्य को उस वैभव और शक्ति तक नहीं पहुंचा सके थे जिसे धंग, विद्याधर और कर्णदेव के समय प्राप्त हुआ था। साम्राज्य की सीमाएं पहले ही सिकुड़ चुकी थी। बाहरी शक्तियों से टकराव लगातार बढ़ रहे थे और सामंती सरदार स्वतंत्र होते जा रहे थे। परमालदेव को इस कमजोर आधार पर शासन करना पड़ा। परमाल के शासनकाल की सबसे प्रसिद्ध और दुखद घटना अल्हा उदल कथा में वर्णित महोबा युद्ध है, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद के विरुद्ध उसका संघर्ष बताया जाता है। यद्यपि इन कथाओं का पूर्ण ऐतिहासिक स्वरूप निश्चित नहीं है, परंतु यह सत्य है कि परमाल की कन्नौज के साथ वैमनस्यता थी और अंततः उसने जयचंद की शक्ति के सामने समर्पण कर दिया। यह घटना चंदेल साम्राज्य की राजनीतिक निर्बलता का प्रत्यक्ष संकेत है। परमाल का शासनकाल उस युग से मेल खाता है जब मोहम्मद गौरी की उत्तरी भारत में बढ़ती शक्ति ने कई राजपूत राजवंशों की नींव हिला दी थी। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र भी तुर्क आक्रमणों की चपेट में आने लगा। चंदेल साम्राज्य का रणनीतिक केंद्र कलिंजर अब एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। परमालदेव ने कलिंजर दुर्ग को बचाने का प्रयास किया, किंतु वह तुर्क सेनाओं की आक्रामकता का सामना करने में सफल न हो सका। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर पर आक्रमण किया। परमालदेव ने कुछ समय तक प्रतिरोध किया, परंतु अंततः पराजित हुआ। परंपरा के अनुसार उसने आत्मसमर्पण के बाद युद्ध स्थल पर ही मृत्यु प्राप्त की। यह घटना चंदेल साम्राज्य के अंतिम पतन का प्रतीक मानी जाती है। कलिंजर का पतन केवल एक दुर्ग का पतन नहीं था, यह उस चंदेल शक्ति का अंत था जिसने कभी विद्याधर और धंग के समय गजनवी और कलचुरियों से लड़कर स्वयं को एक महान शैव धर्म संरक्षक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से परमाल पूर्ववर्ती चंदेल परंपरा का अनुयायी था। उसने मंदिरों को संरक्षण देने का प्रयास किया और कला संस्कृति का समर्थन जारी रखा, किंतु राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य संकटों के कारण वह उन उपलब्धियों को आगे नहीं बढ़ा पाया जिनके लिए चंदेल वंश प्रसिद्ध था। खजुराहो जैसे स्थापत्य केंद्रों का निर्माण उसके पूर्वजों द्वारा पूर्ण हो चुका था। परमाल काल इन स्थलों के संरक्षण तक सीमित रह गया। आंतरिक प्रशासन की दृष्टि से उसका शासन समस्याग्रस्त था। सामंती प्रधानों की निष्ठा कम हो गई थी। छोटे राजपूत कुल स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थे। राजस्व और सैन्य संसाधन लगातार घटते जा रहे थे। राज्य का केंद्रीय ढांचा कमजोर हो चुका था और बाहरी आक्रमणों का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति उपलब्ध नहीं थी। समग्रतः परमालदेव का शासन चंदेल साम्राज्य के ह्रास और पतन का अंतिम तथा निर्णायक अध्याय है। एक ऐसा काल जहां पुरानी राजनीतिक शक्ति टूट चुकी थी, नया विदेशी दबाव बढ़ रहा था और आंतरिक व्यवस्था भी विकसित हो चुकी थी। उसकी मृत्यु के साथ चंदेलों का स्वतंत्र साम्राज्य समाप्त हो गया और बुंदेलखंड क्षेत्र तुर्क गुलाम शासन के अधीन आ गया। चंदेल कला और संस्कृति। चंदेल राजवंश की कला और संस्कृति मध्यकालीन भारतीय सभ्यता का एक अद्वितीय अध्याय है, जो स्थापत्य, मूर्तिकला, साहित्य, संगीत, धार्मिक जीवन और सामाजिक संरचना सभी क्षेत्रों में उच्चतम परिपक्वता तथा सौंदर्य संपन्नता का परिचय देता है। बुंदेलखंड की कठोर भौगोलिक भूमि पर इस राजवंश ने जिस सांस्कृतिक स्वर्ग का निर्माण किया, वह न केवल भारतीय इतिहास का शिखर है बल्कि विश्व कला की धरोहर में भी अमूल्य स्थान रखता है। चंदेल कला का केंद्र खजुराहो और उसकी आत्मा धार्मिक सहिष्णुता,
सांस्कृतिक खुलापन और मूर्तिकला की सूक्ष्म अभिव्यक्ति में निहित है। चंदेल कला का सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप है खजुराहो के मंदिर, जिन्हें 10वीं-11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया। इन मंदिरों में नागर शैली की सर्वोत्तम परिपक्वता देखने को मिलती है। ऊंचे शिखरों, विकसित मंडप संरचना, संतुलित अनुपात, आभा मंडल युक्त गर्भगृह और अलंकरण की अत्यधिक सूक्ष्मता ने इन मंदिरों को वैश्विक पहचान दिलाई। मंदिरों की संपूर्ण रचना देवालय को पृथ्वी पर स्थित दैवी अनुभूति का प्रतीक बनाती है, जहां वास्तु, तेजस्विता और आध्यात्मिकता एक साथ प्रकट होती हैं। खजुराहो की मूर्तिकला चंदेल कला की सबसे उच्च अभिव्यक्ति है। इसमें देव मूर्ति, गंधर्व कन्याएं, अभिनय दृश्य, नृत्य मुद्राएं, युद्ध स्थिति, दैनिक जीवन, संपूर्ण मानव भावनाएं और विशेषतः काम शिल्प, एरोटिक स्कल्पचर्स अद्भुत कलात्मक संतुलन के साथ उकेरे गए हैं। यह मूर्तिकला न मानवीय भाव प्रवृत्ति से आंख चुराती है, न धर्म के आडंबर में बंधती है, बल्कि जीवन को उसके संपूर्ण रूप में स्वीकृति देती है। यह विशेषता चंदेल सांस्कृतिक मानसिकता का मूल सिद्धांत रही। चंदेल काल की स्थापत्य कला केवल खजुराहो तक सीमित नहीं थी। कालिंजर, अज्जगढ़, महावीर और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई किले और मंदिर चंदेल निर्माण शैली के सुगठित उदाहरण हैं। इन दुर्गों में बलुआ पत्थर का सशक्त उपयोग, विशाल प्राचीर, बहुस्तरीय प्रवेश द्वार और जल स्रोतों की वैज्ञानिक व्यवस्था दिखाई देती है। इससे चंदेल इंजीनियरिंग कौशल और युद्ध तैयारी का परिचय मिलता है। चंदेल साहित्यिक परंपरा भी अत्यंत समृद्ध थी। संस्कृत साहित्य, पुराण परंपरा, कायस्थ लेखन शैली और जैन ग्रंथों का संरक्षण चंदेल दरबार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। चंदेल राजाओं ने कवियों, पुरोहितों, वास्तुकारों, शिल्पियों और विद्वानों को संरक्षण दिया, जिससे बुंदेलखंड एक सक्रिय सांस्कृतिक केंद्र बना। कई संस्कृत प्रशस्तियां, ताम्रपत्र और स्थानीय काव्य ग्रंथ चंदेल संस्कृति की इस बौद्धिक परिपक्वता के प्रमाण हैं। धार्मिक दृष्टि से चंदेल संस्कृति शैव, वैष्णव, जैन धाराओं का सम्मिलित रूप थी। खजुराहो के मंदिर केवल शिव वैष्णव परंपरा के केंद्र नहीं थे, बल्कि वहां जैन मंदिरों का भी पर्याप्त विकास हुआ। यह धार्मिक समन्वय चंदेल शासकों की सहिष्णुता और उदारता का परिचायक है। जैनाचार्य, नागर ब्राह्मण, शैव आचार्य और तांत्रिक परंपरा सभी को चंदेल सत्ता ने समान संरक्षण दिया। संगीत और नृत्य भी चंदेल काल की संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। खजुराहो की अनेक मूर्तियों में नृत्य अंगों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति, वाद्य वादकों की मनोहारी मुद्राएं तथा उत्सव दृश्यों का अंकन इस बात का प्रमाण है कि चंदेल काल में संगीत नृत्य लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा था। चंदेल कला का मूल चरित्र जीवन का सौंदर्यबोध, सहजता, भव्यता और आध्यात्मिक सांसारिक संतुलन है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संसारों को समान आदर देने की यह परंपरा चंदेल संस्कृति को भारतीय कला इतिहास में अद्वितीय बनाती है। समग्रतः चंदेल कला और संस्कृति भारतीय मध्यकालीन सभ्यता का वह अध्याय है जहां वास्तुकला, मूर्ति शिल्प, धर्म, साहित्य, संगीत और मानव जीवन के समग्र दर्शन सभी अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति पाते हैं। यह विरासत केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि विश्व सांस्कृतिक धरोहर का स्थायी हिस्सा है। चंदेल कला एवं स्थापत्य। चंदेलों का शासनकाल मध्यकालीन भारत के उन दुर्लभ युगों में से है जिसमें कला, स्थापत्य, मूर्तिकला और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति ने अपना चरम विकसित रूप प्राप्त किया। उनका सांस्कृतिक केंद्र मुख्यतः खजुराहो, महोबा, अज्जगढ़, कालिंजर, महत्वानपुर और बुंदेलखंड के अन्य नगर थे।
चंदेल शासक स्वयं कला के महान संरक्षक थे और उन्होंने धर्म, समाज तथा राजनीति को सृजनात्मक अभिरुचियों के साथ जोड़कर एक अद्भुत सांस्कृतिक जीवन का निर्माण किया। चंदेल कला का मूल दर्शन शिव शक्ति, वैष्णव धर्म, शैव साधना, तांत्रिक उपासना, मानव जीवन और प्रकृति के समन्वित सौंदर्य में निहित है। चंदेल स्थापत्य की सबसे महान उपलब्धि है खजुराहो के मंदिर, जो विश्व विरासत में सम्मिलित हैं। इन मंदिरों का स्थापत्य रूप शिखरों की नागरा शैली, ऊंचे अधिष्ठान, ललाट बिंब, मंडपों की श्रृंखला, कारबेल और स्वरूपगत लय से पहचाना जाता है। मंदिरों की बाहरी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तिकला, देव मूर्तियां, अप्सरा मूर्तियां, किन्नर, गंधर्व, नर्तकी रूप, सामाजिक जीवन के दृश्य और तांत्रिक शक्ति के प्रतीक चंदेल युग की कला को अद्वितीय बनाते हैं। खजुराहो की मूर्तिकला का मूल सौंदर्य भव भंगिमा, लय, गतिशीलता, देह सौष्ठव, काम, योग, रसायन और मानव जीवन के समन्वय में है। यह केवल काम कला नहीं है, बल्कि तांत्रिक अद्वैत का दर्शन है, जिसमें मानव शरीर पवित्र साधना का माध्यम माना गया है। इसी कारण चंदेल कला को जीवन का सौंदर्यवाद कहा गया। चंदेलों ने अनेक किलों और दुर्गों का भी निर्माण किया। इनमें कालिंजर दुर्ग विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो सामरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। यहाँ की शिल्प परंपरा, जल व्यवस्था, प्राकृतिक संरक्षण और मंदिर वास्तु चंदेल इंजीनियरिंग की परिपक्वता का प्रमाण है। चंदेल कला केवल स्थापत्य तक सीमित नहीं थी। संगीत, नृत्य, संस्कृत साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, चित्रकला और पेंटिंग भी इनके शासन में विकसित हुई। दरबार में विद्वानों, आचार्यों, नर्तकियों, संगीतकारों और शिल्पियों को व्यापक संरक्षण मिला। चंदेल शासनकाल का सांस्कृतिक वातावरण सौंदर्य, धर्म, शक्ति और जीवन रस के संतुलित रूप का अद्वितीय उदाहरण है। चंदेल संस्कृति। चंदेल संस्कृति धार्मिक, सामाजिक, मानसिक और शिल्पात्मक सभी स्तरों पर अत्यंत उन्नत और समन्वित थी। यह संस्कृति शैव, तांत्रिक, वैष्णव, शाक्त, जैन और स्थानिक देवी देवता उपासना के मिश्रण से बनी थी। चंदेलों की धार्मिक नीति उदार थी और उन्होंने अनेक संप्रदायों को संरक्षण दिया। खजुराहो के मंदिर इस धार्मिक विविधता का सजीव प्रमाण हैं, जहां शिव, विष्णु, गणपति, सूर्य, जैन तीर्थंकर और तांत्रिक देवियों की परंपरा एक साथ दिखाई देती है। सामाजिक जीवन में स्त्री भूमिका, नर्तकी संस्कृति, देवदासी प्रथा, संगीत परंपरा और लोक उत्सव अत्यंत महत्वपूर्ण थे। चंदेल युग का समाज गतिशील था और उसमें कलात्मक संवेदनशीलता को उच्च दर्जा प्राप्त था। नर्तकियों, संगीतज्ञों और शिल्पियों को सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। लोक कथाओं, लोक कला, वीर गाथाओं और स्थानीय देवताओं की पूजा परंपराएं इस संस्कृति को गहराई प्रदान करती थी। चंदेल संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन रस का उत्सव। खजुराहो की मूर्तियां वस्तुतः चंदेल जीवन दर्शन का साक्षात रूप है, जहां जीवन, मृत्यु, साधना, संघर्ष, प्रेम, सौंदर्य, तांत्रिक शक्ति, देव मानव संबंध और प्रकृति सभी एक ही मूर्त धारा में बहते हैं। यह संस्कृति कठोरता नहीं, बल्कि जीवन का समग्र और भावनात्मक दर्शन प्रस्तुत करती थी। शिक्षा और साहित्य में भी चंदेल युग उन्नत था। संस्कृत ग्रंथों की रचना, पंडित परंपरा का विकास, अपभ्रंश काव्य, संगीत शास्त्र और वास्तु शास्त्र का अध्ययन इसी समय बढ़ा। शिल्प शास्त्र और मूर्तिकला शास्त्र का व्यावहारिक रूप खजुराहो के मंदिरों में परिलक्षित होता है। समग्रतः चंदेल संस्कृति धार्मिक उदारता, कलात्मक सृजनशीलता, मानव जीवन की प्रशंसा,
और तांत्रिक शक्ति के दार्शनिक मंथन का एक विलक्षण संगम है। यह मध्यकालीन भारतीय संस्कृति की उन दुर्लभ घटनाओं में से है जिसने धर्म, कला और जीवन को एक साथ जोड़कर एक सार्वभौमिक सौंदर्य मूल्य की स्थापना की। चंदेल प्रशासन। चंदेल साम्राज्य का प्रशासन अपनी दक्षता, संगठनात्मक स्पष्टता और स्थानीय शक्तियों के संतुलित उपयोग के कारण अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह प्रशासनिक व्यवस्था बुंदेलखंड की भौगोलिक परिस्थितियों, सामंती संरचना और राजपूत राजनीतिक परंपरा के अनुरूप विकसित हुई थी। चंदेल शासकों ने न केवल एक संगठित राज सत्ता स्थापित की, बल्कि प्रशासन को धर्म, दान, न्याय और युद्ध तंत्र के आधार पर संतुलित रूप से संचालित किया। खजुराहो जैसे सांस्कृतिक केंद्रों का विकास और शिलालेखों में वर्णित राज्य व्यवस्थाएं चंदेल प्रशासन की परिपक्वता का प्रमाण है। चंदेल शासन में राजा प्रशासन का सर्वोच्च केंद्र था। राजधर्म, न्याय, सैन्य नेतृत्व और दान की नीति, ये सभी राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। चंदेल शासक स्वयं को देव, प्रतिनिधि नहीं, बल्कि धर्म पालक क्षत्रिय मानते थे। इससे राज्य व्यवस्था में नैतिकता और दायित्व बोध को प्रमुख स्थान मिला। राजदरबार प्रशासन का केंद्रीय स्थल था, जहां मंत्री, सामंत, पुरोहित और दरबारी विद्वान राज्य व्यवस्था में भाग लेते थे। राजा के सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता था, जिसमें वरिष्ठ सामंत, ब्राह्मण विद्वान और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते थे। यह परिषद कर व्यवस्था, भूमि दान, सैन्य निर्णय, न्याय और कूटनीतिक मामलों में सलाह देती थी। चंदेल प्रशासन में मंत्री न केवल सलाहकार थे, बल्कि कई बार वे महत्वपूर्ण प्रादेशिक इकाइयों का संचालन भी करते थे। चंदेल राज्य व्यवस्था में सामंती ढांचा अत्यंत महत्वपूर्ण था। बड़े बड़े क्षेत्रों का नियंत्रण स्थानीय सामंतों, ठाकुरों और जमींदारों के हाथ में दिया जाता था, जो बदले में राज्य को सैन्य सेवा और राजस्व प्रदान करते थे। यह सामंती संरचना राज्य को व्यापक सैन्य क्षमता देती थी और प्रशासन को स्थानीय स्तर पर प्रभावी बनाए रखती थी। चंदेल सत्ता का विस्तार इसी सामंती नेटवर्क की वजह से संभव हुआ। राज्य का प्रशासन कई प्रदेशों, विषय, पत्तलों और ग्राम इकाइयों में विभाजित था। प्रत्येक इकाई के संचालन के लिए एक प्रमुख अधिकारी होता था। विशप्तियों और ग्रामिकों की नियुक्ति राजा करता था। ये अधिकारी राजस्व, भूमि विवाद, व्यापारिक गतिविधियों और सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाओं का संचालन करते थे। अभिलेखों में इन इकाइयों का उल्लेख चंदेल प्रशासन की गहराई और विस्तृतता को स्पष्ट करता है। राजस्व व्यवस्था का आधार था कृषि, व्यापार और लवण व्यापार। बुंदेलखंड की भूमि कम उपजाऊ थी, इसलिए चंदेलों ने जल संरचना, तालाब और बंधों का विशेष रूप से विकास किया। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ी और राज्य का राजस्व स्थिर रहा। व्यापारिक मार्गों और खजुराहो जैसे नगरों से भी राज्य को पर्याप्त आय प्राप्त होती थी। कर प्रणाली संयमित थी और प्रजा पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला जाता था। न्याय व्यवस्था धर्म, शास्त्र और राज आदेशों पर आधारित थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था और उसके अधीन न्यायाधीश व अधिकारी जटिल मामलों का निपटारा करते थे। अपराधों के लिए दंड कठोर भी थे और व्यावहारिक भी, जैसे जुर्माना, संपत्ति जब्ती, सामाजिक दंड आदि। न्याय व्यवस्था में ब्राह्मण विद्वानों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती थी। चंदेल प्रशासन का एक प्रमुख पहलू था धार्मिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण। राज्य द्वारा मंदिरों, मूर्तियों और शैक्षिक धार्मिक संस्थानों को दान अनुदान दिए जाते थे। यह न केवल आध्यात्मिक दायित्व था, बल्कि प्रशासनिक नीति भी, क्योंकि धार्मिक प्रतिष्ठानों का सामाजिक नियंत्रण और सामूहिक एकता पर गहरा प्रभाव पड़ता था।
खजुराहो के मंदिर इस नीति की सफलता और राज्य की संपन्नता का प्रमुख प्रतीक हैं। सैन्य संगठन चंदेल शासन का सबसे सुदृढ़ स्तंभ था। सेना में घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी दल और किलेबद्ध रक्षा व्यवस्था शामिल थी। बुंदेलखंड का भू स्वभाव पहाड़ी और दुर्गम होने के कारण किलों और सैन्य चौकियों को विशेष महत्व था। सामंती सैन्य दलों के सहयोग से चंदेल सेना अत्यंत विशाल और युद्ध कुशल मानी जाती थी। कालिंजर किला चंदेल सैन्य शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक था। समग्रतः चंदेल प्रशासन एक धर्म आधारित, सामंती संतुलित, सैन्य संपन्न और सांस्कृतिक रूप से परिपक्व प्रशासनिक मॉडल था। इसने बुंदेलखंड जैसे चुनौतीपूर्ण भू क्षेत्र में न केवल स्थिर राज्य व्यवस्था स्थापित की, बल्कि कला, संस्कृति और शिल्प को भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। Please like, subscribe and comment.